हम कर रहे थे बात ये कि हमें क्वेश्चन में ये आईएस इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का हमारा क्वेश्चन है A2 अकाउंटिंग का। तो इसमें हम बात कर रहे थे कि हमें क्वेश्चन में इनकम स्टेटमेंट बनाने को कहा है उसने। परचेजेस दी हुई है, परचेज रिटर्न माइनस कर दी, ओपनिंग इन्वेंट्री भी है, उसमें परचेज ऐड कर देंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस कर देंगे, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ सेल्स पे आप मार्कअप अप्लाई करेंगे 60%, तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो निकल आएगा। तो यही मैंने यहाँ पे किया है। अक्टूबर नवंबर 22 का ये क्वेश्चन है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का A2 अकाउंटिंग का। तो ओपनिंग इन्वेंट्री में परचेजेस ऐड की, क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस की, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया, उसका मैंने निकाला 60%, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब ग्रॉस प्रॉफिट में आप कॉस्ट ऑफ सेल्स ऐड कर देंगे रिवर्स जाके, तो आपकी सेल्स आ जाएंगी। सेल्स आपके पास आ गई, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी आपके पास, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट भी मौजूद है। इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे। वो क्या है, कहता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो रेवेन्यू का 25% है। तो रेवेन्यू पहले तो नहीं था हमारे पास, बट अब तो हम निकाल चुके हैं ना। ग्रॉस प्रॉफिट में कॉस्ट ऑफ सेल्स ऐड करके हम रेवेन्यू कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज 558400। उसका 25% निकालेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ जाएंगे, माइनस करेंगे तो आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा या प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा 69800। इसमें से फाइनेंस कॉस्ट आपने माइनस करनी है, जो कि हमारे पास क्वेश्चन में मौजूद नहीं है। वो कहता है एक्सपेंसेस टू रेवेन्यू रेशियो जो है फाइनेंस कॉस्ट इंक्लूड करके वो 28% है। तो मैंने क्या किया, मैंने भी क्या किया कि मैं 28% निकाल लेता हूँ किसका, रेवेन्यू का। निकालें कितना आता है, यानी सात 16,572. जी 62 16,752. So 20%. 16352। नहीं नहीं, इतना नहीं आता, ज्यादा आना चाहिए। मेरे का 28 इतना ही आता है। 156,352। हाँ जी। हाँ ये सही है, 15635। अब 156,352 28% है, और इसमें एक्सपेंसेस शामिल है, यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी शामिल है और फाइनेंस कॉस्ट भी शामिल है। तो टोटल एक्सपेंसेस में से जो कि 156,352 है, अगर हम माइनस कर दें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो बाकी जो आपके पास बचेंगे ना, दैट इज गोइंग टू बी योर फाइनेंस कॉस्ट। तो वो आपके पास आ जाए 1652 165752। So 3% ले लेगा डायरेक्ट जी रेवेन्यू पे. 3% भी, सेल्स का 3% भी आप ले सकते हैं, वो भी यही आ जाएगा। लेकिन कई दफा बच्चों को वो बात समझ नहीं आती सेल्स के 3% के हवाले से, तो उससे बेहतर ऑप्शन क्या है कि आप प्रॉपर जो है वो प्रॉफिट प्रॉफिट कह रहा हूँ, एक्सपेंसेस सारे निकाल के, जो कि 28% है सेल्स का, उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे, तो आपके पास फाइनेंस कॉस्ट का आंसर आ जाएगा जी। 53048। 304 304. रेट की हमने प्रॉफिट फॉर पीरियड जो है वो फाइंड कर लिया। ये हमने इनकम स्टेटमेंट बना के दिखा दिया। आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये तुमने बना दिया। कहते हैं जी ड्राफ्ट स्टेटमेंट डिड नॉट टेक इनटू अकाउंट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आइटम्स। कहता है ये जो आइटम्स हैं ये सारे के सारे आपने प्रॉफिट निकालते वक्त इसको अकाउंट फॉर नहीं किया। नंबर 1 को पढ़ते हैं हम। ड्यूरिंग द ईयर वन ऑफ द कंपनीज डिलीवरी ड्राइवर्स had caused an accident resulting in repair to another vehicle costing 7,000. Of this, 5,000 will be covered by the company's insurance. No payment has yet been made. देखिए बेटा, बात ये हुई है कि कहता है कि आपको डिलीवरी व्हीकल एक्सीडेंट होने की वजह से मुरम्मत करवानी पड़ी है, एक और व्हीकल की रिपेयर करवानी पड़ी है, कितने में, 7,000। उसमें से 5,000 जो है वो जो आपका एक्सपेंस था वो इंश्योरेंस कंपनी कवर कर देगी, यानी वो आपका एक्सपेंस ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा, पैसे आपको मिल जाएंगे। लेकिन बाकी जो 2,000 का एक्सपेंस है वो तो आपका डेड लॉस है। दैट विल बी ट्रीटेड एज ए लॉस एंड इट विल डिक्रीज द इनकम स्टेटमेंट, इट विल डिक्रीज योर प्रॉफिट बाय 2,000। उसका रीजन ये है कि बेटा इस साल कंपनी के एक डिलीवरी व्हीकल को एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट होने के बाद उसकी वैल्यू तो जीरो हो गई ना, लेकिन हमें उस वजह से एक और व्हीकल की मरम्मत करवानी पड़ी 7,000 लगा के। उस 7,000 व्हीकल हमारा अब इस्तेमाल होगा, लेकिन उसमें से 5,000 तो इंश्योरेंस कंपनी हमें दे देगी, लेकिन बाकी जो 2,000 है वो हमें क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, क्योंकि वो हमें बेसिकली मरम्मत खुद करवानी पड़ेगी, यानी दैट इज एन एक्स्ट्रा अमाउंट विच इज नॉट गोइंग टू रिसीव, विच वी आर नॉट गोइंग टू रिसीव इन द फ्यूचर। तो 2,000 का जो आपका लॉस है वो आपका रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ये कोई आईएएस नहीं है, ये कोई आईएएस नहीं है, ठीक है। ये जनरल स्टेटमेंट दी है उसमें कि आपको 2,000 का लॉस है जो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा।
आप कह सकते हैं कि बैड डेट्स हो गए हैं आपके, या आपको नुकसान हो गया है कि पैसे वो आपको रिकवर नहीं होंगे। नो पेमेंट हैव येट बीन मेड, वो कह रहे अभी तक हमने कोई पेमेंट जो है वो अदा नहीं की, यानी कोई लॉस, ना लॉस अदा किया है ना पेमेंट अदा की है। आगे कहता है जी, another vehicle is recorded in the books with a book value of 27,000. It is now estimated that it had a value in use of 22,000 and could be sold for 19,000. तो बड़ा आसान है बेटा, उसकी जो वैल्यू इन यूज है वो 22,000 है, जबकि उसकी जो फेयर वैल्यू है, फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल, वो 19,000 है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी, इसकी रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है, हायर ऑफ फेयर वैल्यू एंड वैल्यू इन यूज, हायर ऑफ फेयर वैल्यू एंड वैल्यू इन यूज, दोनों में से कौन सी ज्यादा है, 22,000। तो रिकवरेबल अमाउंट आपकी 22,000 है, लेकिन आपकी बुक वैल्यू कितनी है, 27,000। तो वी हैव टू गो फॉर द इम्पेयरमेंट। तो इम्पेयरमेंट इज ए लॉस, ठीक है, इट इज रिकॉर्डेड एज ए लॉस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट बाय विच अमाउंट, बाय विच द कैरिंग अमाउंट या द बुक वैल्यू इज मोर देन द रिकवरेबल अमाउंट। जितनी आपकी बुक वैल्यू आपकी रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा होती है, उतना आपको इम्पेयरमेंट लॉस जो है वो बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूं तो इसमें डायरेक्ट इम्पेयरमेंट लॉस हमारा बेटा कितना आ रहा है, यहाँ पे अगर मैं शो करूं 27,000 उसकी कैरिंग अमाउंट है, जबकि उसकी रिकवरेबल अमाउंट जो है वो कितनी है, 22,000। तो 5,000 का आपका क्या हो जाएगा बेटा, इम्पेयरमेंट लॉस है। एक्सपेंस से आपका प्रॉफिट आपका इससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, कैसे निकाला मैंने, 22,000 एंड यहाँ पे लिख देता हूँ हायर ऑफ 22,000 एंड 19,000, क्योंकि 19,000 उसकी है ना फेयर वैल्यू, और वैल्यू इन यूज 22,000 है। दोनों में से जो ज्यादा है वो 22,000 है, वो इसकी रिकवरेबल अमाउंट होगी, और 27,000 में से आप माइनस कर देंगे 22,000, तो आपका 5,000 का इम्पेयरमेंट लॉस जो है वो आ जाएगा। यहाँ पे IAS 36 हमारा अप्लाई होता है। आगे चलते हैं। A credit customer who owed the company 1,000 at the year end was discovered to have gone bankrupt and was not expected to pay any of the debt. ये 1,000 के आपके bad debts हो गए। यहाँ पे बेटा कोई भी IAS अप्लाई नहीं हो रहा। bad debts से आपकी 1,000 से प्रॉफिट आपका डिक्रीज कर जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल भी डेफिनेटली कम हो जाएंगे। आगे नंबर 4, a dissatisfied customer was taking legal action and was suing the company for damages of 10,000. The company had estimated that the customer had a 35% chance of success. ठीक है जी, तो ये हमारा क्या है बेटा, contingent liability, because not a probable, it is not probable that we have to pay the liability of 10,000. Chance is less than 50%, और इसमें IAS अप्लाई होता है IAS 37, और वो है प्रोविजन contingent liability और contingent asset का। So this, according to IAS 37, this will be treated as contingent asset because this is going to be a possible obligation which depends upon the happening of a certain event which is beyond the control of the entity, right? And the amount is not reliably measured. Amount भी हम reliably measured नहीं कर सकते, तो ये contingent liability या footnote के तौर पे हम end पे लिखेंगे। इसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, क्योंकि 35% चांस का मतलब है that it is a possible obligation, it is not probable. Probable क्या होती है, इसकी probability 50% से ज्यादा होती है, उसको फिर हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं और उसको फिर हम contingent के तौर पे रिकॉर्ड नहीं करते। तो इसको भी डिस्कस भी करेंगे, इसको आगे सॉल्व भी करेंगे। तो बस मैंने वैसे ही आपसे एक जिक्र किया कि हम इसको किस तरीके से जो है वो मैनेज करते हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट है, goods with a selling price of 7,200 were held by a credit customer on 31st March on a sales or return basis. These goods were treated in the draft financial statement as having been sold. अच्छा, यहाँ पे ना बच्चों ने गलती की थी सवाल में काफी ज्यादा। बच्चों ने कहा कि सर सेल्स और रिटर्न बेसिस का मतलब ये होता है कि सेल्स नहीं हुई अगर, तो हमने गलती से सेल्स की एंट्री पास कर ली है, तो सर सेल्स की रिवर्स एंट्री पास करेंगे, वो क्या होगी, एक तो होगी सेल्स टू ट्रेड रिसीवेबल, ये तो होती है बेटा, लेकिन मैंने आपको बताया ये तो हमने एएस में भी पढ़ा हुआ है कि जब सेल्स और रिटर्न बेसिस होती हैं तो हम दो पास करते हैं, एक सेल्स टू ट्रेड रिसीवेबल जो हम पास करते हैं, और दूसरी होती है क्लोजिंग इन्वेंट्री टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्लोजिंग इन्वेंट्री डेबिट हो जाती है और
कॉस्ट ऑफ सेल्स राइट हो जाती है, क्योंकि आपका एसेट दोबारा आपकी इन्वेंट्री में शामिल हो जाता है, क्योंकि वो नहीं बिकी। अब यहाँ बच्चों ने कहा कि सर हम कॉस्ट ऑफ जो सेल्स और रिटर्न बेसिस पे चीजें गई हैं उसकी कॉस्ट तो निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि सर दी ही नहीं हुई। नहीं बेटा, ऊपर उसने दिया हुआ था हमें मार्कअप। जो मार्कअप दिया हुआ है 60%, इसका मतलब है जितनी भी चीजें आप बेचते हैं उस पर 60% मार्कअप है। उसका मतलब है कि 7200 की जो सेलिंग प्राइस पर चीज आपको नजर आ रही है, इसमें भी 60% जो है वो मार्कअप, तो वो हम निकाल लेंगे यहाँ पर बड़ी आसानी से। 7200 मल्टीप्लाई बाय मार्कअप को मार्जिन में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 60/160। ये इसका आ जाएगा प्रॉफिट। देखें कितना आता है प्रॉफिट विच इज इंक्लूडेड इन द सेल प्राइस 100 जी। 2700 700। ये हम 7200 में से 2700 माइनस कर दें तो आपकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। 45 उससे हम एंट्री पास करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, और हम इससे एंट्री पास करें। तो दो एंट्रीज पास होंगी, कॉस्ट प्राइस से और एक सेल प्राइस से। सेल्स रिटर्न बेसिस में ऐसा ही होता है। एक तो जो हमने गलती से सेल रिकॉर्ड की है उसकी रिवर्स एंट्री पास करेंगे सेल्स ट्रेड रिसीवेबल। दूसरा, वो आपने चीजें अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री से भी निकाल दी हैं, इतनी कॉस्ट की चीजें आपने निकाल दी है कि बिक गई हैं, असल में तो बिकी ही नहीं, उसको भी रिवर्स करना पड़ेगा। उसकी एंट्री होगी क्लोजिंग इन्वेंट्री डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट, बिकॉज दैट इज योर करंट एसेट अगेन, बिकॉज इट इज नॉट येट बीन सोल्ड। Premises were revalued on 31st March from 4 lakh to 5,80,000, तो 1,80,000 का रिवैल्यूएशन रिजर्व जो है वो क्रिएट हो गया। The draft financial statement showed a value of 24,000 for an intangible asset which had been bought by the company on 1st April. The director were of the opinion that this should be amortized over 20 years from the date of purchase. तो 20 साल की इसमें amortization होगी। अगर आप सवाल पे गौर करें तो आपने उसको खरीदा कब था? 1 अप्रैल 2021 को। और हम इस वक्त कहाँ बैठे हुए हैं बेटा? हम इस वक्त सवाल सॉल्व कर रहे हैं, डेट आ जाए 31 मार्च 2022 को, यानी साल पूरा इस्तेमाल किया आपने इस इंटेंजिबल एसेट को। तो 24,000 को डिवाइड कर देंगे आप 20 से, क्योंकि आपको पता है कि इंटेंजिबल एसेट्स IS 38 है, इस पर डेप्रिसिएशन जो है वो 20 ईयर्स लाइफ पे होती है, चाहे गुडविल हो, चाहे कोई भी पेटेंट हो, कॉपीराइट्स हो, इन सब पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर वो भी आपके इंटेंजिबल एसेट्स ही होते हैं, उस पर 20 ईयर लाइफ पर डेप्रिसिएशन होती है। फिर a fire on 4th April destroyed the company's entire inventory, ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है बेटा, नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। क्यों सर? क्योंकि IS 10 ये कहता है कि इफ something has happened after the balance sheet date uh, but before the balance sheet is not yet approved by the shareholders in the annual general meeting, तो हम एज्यूम करते हैं कि हम अपने कोई इवेंट्स ऐसा अकर हुआ हो which has a material impact on the financial statement, or if evidence of condition exists at the balance sheet date, this will be treated as adjusting event. For example, a major customer has become bad debts, it is an adjusting event. ठीक है, इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV विच एवर इज लेस, और क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको पता चले कि उसकी मार्केट वैल्यू कम है, दिस इज ऑल्सो एन एडजस्टिंग इवेंट, क्योंकि पहले से ही उसके बारे में हमें कंडीशन एग्जिस्ट करती थी, लेकिन कोई मेजर इंप्रूवमेंट हो रही है, मेजर शेयर आप खरीद रहे हैं, कोई नई बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं, ये सब नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। कोई आग लग गई है 4 अप्रैल को 31 मार्च के बाद, बेटा 31 दिसंबर को तो आग लगने का पता नहीं था ना आपको, आपको पता था कि 31 दिसंबर को भी कि आग लगेगी, तो ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, बिकॉज इट इज जस्ट इंडिकेटिव ऑफ इवेंट दैट एग्जिस्ट एट द बैलेंस शीट डेट। लिहाजा इस ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, इसका इफेक्ट हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, और इसको हम सिर्फ फुट नोट के तौर पर लिख सकते हैं। तो हम देखते हैं जी, निकालते हैं, प्रॉफिट को करेक्ट करते हैं। तो यहीं से प्रॉफिट को मैं करेक्ट कर रहा हूँ, प्रॉफिट पहले लिखा हुआ था इसलिए, आप तो अलग से बनाओगे ना, तो मैं यहीं से आगे प्रॉफिट को करेक्ट कर दूंगा। तो लेस करते हैं जी, लॉस ऑफ क्या था हमारा जो एक्सीडेंट हुआ था, लॉस ऑफ कंपनी डिलीवरी व्हीकल,
या uninsured delivery vehicle. सर जब हम क्वेश्चन में करेंगे पेपर में, तो हमें पूरी की पूरी इनकम स्टेटमेंट दोबारा बनानी पड़ेगी या फिर बस प्रॉफिट से आगे हम उसको कर सकते हैं? नहीं नहीं, उसने कहा है कि प्रॉफिट से आगे ही करना है, आप नहीं कर सकते ऐसा। ठीक। उसकी स्पेस भी गिवन होगी सर अलग से उस हाँ जी, पार्ट की। उसने कहा है कि आप प्रॉफिट से आगे ही करना है। उसने ये देखो, पहले तो उसने कहा आइडेंटिफाई द टू आइटम फ्रॉम द इंफॉर्मेशन आइटम्स 1 to 8 which should be disclosed by way of note to the accounts, explain the reason for their treatment. एक तो बेटा आपका पॉइंट नंबर था, वो जो कॉन्टिंजेंट था आपका पॉइंट नंबर 4 है। ठीक है जी, वो कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है आपकी। ठीक है जी, तो वो फुट नोट के तौर पे आएगा आईएस 37 के अंडर, क्योंकि वो पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, प्रोबेबल नहीं है कि वो होनी है या नहीं होनी, डिपेंड करता है। और पॉइंट नंबर 8 है, ये नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट है आईएस 10 के तहत, ये भी फुट नोट के अंदर आएगा। 4 और 8 है आपका। नेक्स्ट देखते हैं, स्टेट व्हाट इज मेंट बाय द टर्म कॉन्टिंजेंट एसेट, इलस्ट्रेट विद एन योर आंसर विद एन। आपने जो आखिरी पॉइंट बताया था वो कंटिजेंट लायबिलिटी वाला, वो जरा रिपीट करना। हाँ जी, मैं वही कह रहा हूँ, मैंने आपको लेक्चर भेजे हुए हैं, उसमें आईएएस के लेक्चर जरूर देखें, मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो इजी हो जाएगा आपके लिए। खैर, कंटिंजेंट एसेट देखिए ना, 50% से चांस कम है कि भाई 10,000 रुपये आपको फ्यूचर में पे करना पड़ेगा, तो ये कंटिंजेंट लायबिलिटी, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द हैपनिंग ऑफ ए सर्टेन इवेंट नॉट बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। कंपनी कंट्रोल में तो नहीं है ना, पता नहीं, ये। मैं फुट। जी जी, फुटनोट में आएगा ना कंटिंजेंट लायबिलिटी, ये फुटनोट में ही आएगी। ठीक है। उसके बाद कहता है प्रॉफिट आपने करेक्ट करना है, तो लॉस ऑफ अनइंश्योर्ड डिलीवरी व्हीकल वो हमने माइनस कर दिया। उसके बाद बैड डेट्स हैं आपके 1000 के, वो माइनस कर देंगे। ठीक है जी, और उसके बाद इम्पेयरमेंट लॉस है आपका, वो माइनस हो जाएगा। कितना है जी? 5000 का। वो माइनस कर देते हैं। ठीक है जी, उसके बाद ये देखें, ये जो सेल्स आपने डेबिट की है, सेल जब आपने डेबिट किया तो सेल्स डेबिट होगी तो क्या होगा, प्रॉफिट क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। प्लस सेल्स और रिटर्न बेसिस 7200 से प्रॉफिट आपका माइनस हो जाएगा, क्योंकि आपने प्रॉफिट में 7200 सेल्स में ज्यादा लिखा हुआ है ना, और कॉस्ट ऑफ सेल्स को आपने कम करना है। कॉस्ट ऑफ सेल कम होगी तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा आपका नहीं, कम होंगे ज्यादा होंगे? कॉस्ट ऑफ सेल्स की वजह से। बेटा कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होगी इसलिए कि हमने 4500 कॉस्ट की चीजें लिखी हुई हैं जो बिक गई हैं, हमने ये लिखा हुआ था, अच्छा। असल में कोई नहीं बिकी, तो फिर इन्वेंटरी दोबारा बच जाएगी। वापस इन्वेंट्री में ऐड करेंगे और कॉस्ट ऑफ सेल्स को कम करेंगे। अच्छा ठीक है, ओके। कुछ बच्चे करते हैं कि इसका नेट इफेक्ट ले लेते हैं 2700 से, ऐसे नहीं करना आपने, आपने अपने तरतीब को वैसे ही रखना जो मैंने बताया आपको। एग्जामिनर में भी नेट इफेक्ट लिया हुआ है, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे, आप अपने हिसाब से ही सॉल्व करेंगे इसको। उसके बाद इंटेंजिबल एसेट्स बेटा है आपके, उस पर इम्पेयरमेंट और बेयरमेंट कह रहा हूँ, सॉरी, अमोर्टाइजेशन हो रही है, तो हम यहाँ पे लेस कर देंगे अमोर्टाइजेशन। वो कितनी है, 24,000 डिवाइडेड बाई 20, करें जरा क्या आ रहा है, 1200। 1200। बस ये माइनस कर दें, आपका प्रॉफिट जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सर ये आता है जी, 3248 आ रहा है। क्या आ रहा है? 32148। नहीं, ये नहीं आंसर करें। 5304 माइनस 2000। सर वो खोले सर इनकम स्टेट। 414148। हाँ जी, ये ठीक है, 411। सो 41148। जी जी, तो ये हमने करेक्ट प्रॉफिट जो है वो अपना फाइंड कर लिया है इस ठीक है, ओके। हिसाब से। अच्छा, आगे देखते हैं हम। कहते हैं जी, prepare the journal entry record item number 6 from the list given, a narrative is required। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट हो रही है बेटा, उसकी एंट्री हम क्या पास करेंगे, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट हो रही है, किधर क्या, प्रीमिसेस वाली, 4 लाख से 1,80,000 हो, उसकी एंट्री हम क्या पास करेंगे, प्रीमिसेस डेबिट हो जाएगा,
और रिवैल्यूएशन रिजर्व जो है वो क्रेडिट हो जाएगी। और अमाउंट कितनी आ जाएगी आपकी? 1,80,000। इधर भी आपकी आ जाएगी 1,80,000। टू रिवैल्यूएशन रिजर्व हम इसकी एंट्री जो है वो पास कर देंगे। नेक्स्ट से कहते हैं सर ये नैरेटिव इज रिक्वायर्ड में क्या लिखते हैं? मेरे रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, बस। सर आपका एसेट रिवैल्यू होके कम हो रहा है ना इसमें? नहीं बढ़ रहा है भाई, क्या हो गया है? जब एसेट फाइव जब एसेट 180। जब एसेट डिक्रीज करता है तो फिर तो रिवैल्यूएशन रिजर्व आता ही नहीं है। हम तो रिवैल्यूएशन ठीक है वो फिर इस्तेमाल करते हैं, उसमें से पैसा निकालते हैं अगर अवेलेबल हो तो, बाकी हम रिटेन अर्निंग में से माइनस करते हैं, बाकी डेट लॉस हम ट्रीट करते हैं ठीक है ओके। जब रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड होता है। आगे कहता है वैल्यू ऑफ ट्रेड रिसीवेबल इन द ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, वो दिए हुए हैं आपको 81,900। कहता है कैलकुलेट द करेक्ट वैल्यू ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, मतलब 81,900 जो ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू है वो कहता है ठीक नहीं है। कहता है इसकी करेक्ट वैल्यू जो है ना वो फाइंड करके दिखाएं। तो ये हमें 81,900 दी हुई है। सबसे पहले तो इसमें से हम बेटा क्या कर देंगे, लेस कर देंगे बैड डेट्स, है ना हमारे बैड डेट्स 1,000 के, वो माइनस हो जाएंगे। उसके बाद हम इसमें से लेस कर देंगे ट्रेड रिसीवर जो कि हमारे थे सेल्स और रिटर्न बेसिस के, वही माइनस हो जाएंगे क्योंकि वो असल में ट्रेड रिसीवर थे ही नहीं हमारे, और वो कितने थे 7,200। तो आपका ट्रेड रिसीवेबल का जो एंडिंग बैलेंस है वो आ जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी भी शायद आनी है, 73,700। नहीं मेरा ख्याल इंश्योरेंस कंपनी भी पैसे भी तो आने हैं ना। 2,000 उनसे 5,000 आएंगे। 5,000 है ना। हम्म। इधर नहीं, ये this 5,000 will be covered by that no payments have yet been made, वो भी ट्रेड रिसीवेबल में आ जाएंगे। हम्म, 68,700 हाँ जी, ऐड होएगा क्या लेस होएगा? ऐड होएगा ना? हाँ जी ऐड होगा ऐसे। सर ये इंश्योरेंस क्लेम क्यों आ रहा है? हाँ ठीक मुझे है वो 78,100 आता है। 78,700। हम्म। ये वाला 78,700। इंश्योरेंस क्लेम नहीं आ रहा है ना। पता नहीं सर। चलो सर 3 अच्छा तो ये हमारा आंसर आ जाएगा जी 73,700। इंश्योरेंस क्लेम हम ट्रेड रिसीवेबल में लिख सकते हैं लेकिन वो अदर रिसीवेबल में लिखे जाएंगे, दैट वुड बी ए बेटर ऑप्शन। ये नहीं कि आपको गलत कर देगा वो। 73,700 ठीक हो गया। तो ये हमने सॉल्व कर लिया है। मेरे आईएएस के जो है ना लेक्चर आपके पास मौजूद है, प्लीज उन्हें देखें, उन्हें अच्छी तरह देखें। जो आपके पास भेजे हुए सबको, जिसके पास नहीं है बता दें, मैं दोबारा सेंड कर देता हूँ ताकि आपको जो थ्योरेटिकल पार्ट है ना इसका वो आप याद कर लें। बस डेफिनेशन ही याद करनी है, कोई लंबा चौड़ा याद करने की जरूरत नहीं है आपको। क्यों भला? क्योंकि बेटा वो अब डेफिनेशन ही पूछता है और पेपर में साथ वो न्यूमेरिकल दे रहा है इसकी। तो हमने आईएएस की अब न्यूमेरिकल करने और आईसी के न्यूमेरिकल पर ध्यान देना है। सर वो तो बड़े मुश्किल होते हैं, बिल्कुल मुश्किल होते हैं। तो कोई बात नहीं, मैंने आपसे कब कहा कि अभी मैंने जो सवाल सॉल्व किया इसमें आप गलती ना करें। आप इसमें 2 गलतियां करके आ जाए, 3 करके आ जाए, मतलब किसी अमाउंट के अंदर, आई डोंट माइंड एट ऑल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप सवाल ही छोड़ के आ जाएंगे सर पता नहीं क्या सवाल देते थे, यहाँ से मसला है। और क्लासें मिस ना करें। बाकी हम क्लास शुरू करेंगे जल्दी इंशाल्लाह। मैं कुछ समय रोज रातों कहीं ना कहीं जाना होता है ईद की वजह से, तो वो मैं कर नहीं पा रहा, लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं जल्दी स्टार्ट कर दूंगा। कल भी क्लास होगी इसी टाइम पे। अल्लाह हाफिज।